तो पहले तो ये बताओ यार, कितने लोग यूट्यूब सेशन में रेगुलरली क्लासेस अटेंड करते हो? तो सबसे पहले वो बताइए, फिर हम लोग स्टार्ट करते हैं आज का सेशन, है ना? बिकॉज हम लोग वहाँ पे ऑलरेडी कवर कर चुके हैं यार। मैं कोशिश करूंगा कि कल से आपको सिलेबस भी दे दूं, कि सिलेबस हालांकि मैंने यूट्यूब सेशन में आपको दे दिया था, पर कल से मैं ये भी ट्राई करूंगा कि आपको एग्जैक्ट सिलेबस में जो भी अपनी इमेज वगैरह बनती है ना, वो इमेज में ही अपलोड कर दिया करूंगा। ओके, ठीक है, चलो फिर क्वेश्चन करना स्टार्ट करते हैं। आई थिंक एवरीवन हैज कम, सो वी शुड स्टार्ट द सेशन। सो होपफुली एवरीवन इज अंडरस्टैंडिंग कि सिलेबस क्या क्या है यार। सिलेबस है आपका आज की क्लास में वेक्टर अलजेब्रा। इन टुडेज क्लास वी हैव वेक्टर अलजेब्रा एंड कोऑर्डिनेट सिस्टम। ओके, तो ये दोनों अपना सिलेबस में ये दोनों चीजें हैं। ओके, सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम आई थिंक वी शुड स्टार्ट। ओके, सो द फर्स्ट क्वेश्चन, दिस इज फर्स्ट क्वेश्चन। ओके, तो मैं क्वेश्चन साइड बाय साइड सॉल्व भी करता जाऊंगा सो दैट वी कैन कवर मैक्सिमम क्वेश्चंस। आफ्टर दैट यू विल बी एबल टू आफ्टर दैट यू विल बी यू कैन ऑल्सो सॉल्व दिस क्वेश्चन, करेक्ट? चलो करके देखते हैं, क्वेश्चन पहले पढ़िए। सो आई विल सेट द टाइमर ऑफ 30 सेकेंड फॉर यू टू रीड द क्वेश्चन। ओके, so just to read the question I will set you the timer of the 30 seconds. You have to read the timer, and if you can answer you should also answer in that time, otherwise I'll be solving the question। okay, तो जो लोग भी पूछ रहे हैं यार कि ये वीडियो कहाँ अपलोड होगी कहाँ अपलोड नहीं होगी, ये आपका अनअकैडमी प्लस के स्पेशल क्लास वाले सेक्शन में प्रेजेंट रहेगा, तो चिंता करने की जरूरत नहीं, मगर साथ में कॉपी पेन लेके बैठो और साथ के साथ क्वेश्चन सॉल्व करते जाओ, है ना? तो इंतजार मत करो कि अपलोड होगा तो हम लोग बाद में सॉल्व करेंगे, अभी साथ के साथ हम लोग सॉल्व करते हुए जाते हैं सेम क्वेश्चन। ओके, चलिए, टाइम अप हो गया। सो लेट मी सॉल्व द क्वेश्चन। तो देखो इस क्वेश्चन में बोल क्या रहा है। इन दिस क्वेश्चन इट इज सेइंग दैट there is a parallelogram OPQR shown in the sketch. So vector OP is mentioned to you, which is AI cap plus BJ cap. So let me give you the vector OP. Vector OP is mentioned as AI cap plus BJ cap. And another vector OR is given as CI cap plus DJ cap. So hopefully everyone is understanding this point. ओके, चलो, तो यहां से मुझे ये बता दो कि एरिया ऑफ द पैरेललोग्राम क्या होता है। अगर मैं एरिया ऑफ पैरेललोग्राम की बात करता हूँ यार, सो आई थिंक एवरीवन इज अंडरस्टैंडिंग। कोई भी दो पैरेलल साइड्स हम लोग ले लें, फॉर एग्जांपल वन पैरेलल साइड वी कैन ऑब्जर्व इट इज वेक्टर ओपी, another parallel side we can observe which is vector OR, and we should take the cross product of these two. So in case I want to calculate the area, so you know that to calculate the area you basically have to take the cross product, और क्रॉस प्रोडक्ट के साथ साथ बाद में इनका मैग्नीट्यूड भी लेना जरूरी है क्योंकि एरिया की बात चल रही है। तो जब भी एरिया की बात चलती है सो यू शुड ऑल्सो टेक द मैग्नीट्यूड। सो आई थिंक इसका सब लोग कैलकुलेट कर सकते हैं, विच इज़ वेरी इजी टू कैलकुलेट। तो ये आपका हो जाएगा आई कैप, जे कैप, के कैप। दिस विल बिकम ए बी जीरो, दिस विल बिकम सी डी जीरो। तो आंसर यहाँ से क्या आ जाएगा? पहले तो एरिया वेक्टर आपको मिलेगा। व्हाट इज एरिया वेक्टर? सो एरिया वेक्टर यू विल गेट इट एज के कैप विच इज ए डी माइनस बी सी, है ना? पर एरिया वेक्टर नहीं पूछा क्वेश्चन में, एरिया का मैग्नीट्यूड पूछा है। सो होपफुली एवरीवन इज गेटिंग दिस आंसर ए डी माइनस बी सी, करेक्ट? विच ऑप्शन इज? इट इज ए ऑप्शन। ऑप्शन ए इज करेक्ट। सो जिनका भी आ रहा था अच्छी बात है, जिनका नहीं आ रहा था वो फटाफट रिवाइज करते जाओ, ठीक है? नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, ये दिख रहा है क्या, क्या लिखा हुआ है? एक बार चेक करो, आई थिंक दिख रहा होगा ना? थोड़ा जूम करके देखो यार, थोड़ा जूम करके देखो। ओके, अगेन आई विल गिव यू टाइम ऑफ, चलो ये टाइमर मैं हटा देता हूँ क्योंकि फिर ये क्वेश्चन दिखेगा नहीं। स्टिल यू हैव टू सॉल्व दिस क्वेश्चन, ठीक है? चलो, टाइमर मैंने इस क्वेश्चन में सेट नहीं किया क्योंकि फिर ये क्वेश्चन दिखेगा नहीं। तो आप ये क्वेश्चन पढ़िए और आंसर बताइए, व्हाट शुड बी द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। वेरी क्विकली यार, ज्यादा टाइम नहीं अपने पास, एक घंटे में बहुत सारे क्वेश्चन कवर करने, तो बिल्कुल भी टाइम वेस्ट नहीं करना है, फटाफट आप पढ़िए, आंसर बताइए। पूरा फोकस यहाँ पे रखो, कमेंट सेक्शन में सिर्फ आंसर देने का फोकस रखो, दूसरा कोई क्या आंसर दे रहा है कमेंट सेक्शन में बिल्कुल भी ध्यान मत दो। क्वेश्चन पढ़ो, फटाफट आंसर निकालो, फटाफट आगे चलते हैं क्योंकि धीरे धीरे क्वेश्चन का लेवल में इंक्रीज करता जाऊंगा। सो होपफुली एवरीवन इज अंडरस्टैंडिंग दिस क्वेश्चन। इसमें पूछ रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर करेक्ट रिगार्डिंग डॉट प्रोडक्ट ऑफ द वेक्टर्स।
तो डॉट प्रोडक्ट इज लेस देन और इक्वल टू द प्रोडक्ट ऑफ द मैग्नीट्यूड, विच इज वेरी ऑब्वियस आई थिंक. दिस इज वेरी ऑब्वियस. व्हाई? बिकॉज यू नो दैट a डॉट b इक्वल टू ए बी कॉस थीटा, और कॉस थीटा की वैल्यू आपको पता होती है कि ये लाई करने वाला -1 से 1 के बीच में. तो यहां से आप ये हमेशा बोल सकते हैं कि अगर मैं a डॉट b कैलकुलेट करूंगा और a और b अलग से कैलकुलेट कर लूं, तो ऐसे ही कुछ होने वाला है ना. ये हमेशा बड़ा रहेगा क्योंकि या बराबर रहेगा, क्योंकि cos थीटा की मैक्सिमम वैल्यू 1 हो सकती है. चलो, तो फर्स्ट ऑप्शन तो करेक्ट हो गया. सेकंड वाले ऑप्शन में आते हैं. बोल रहा है टू वेक्टर्स आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर देन देयर डॉट प्रोडक्ट इज नॉन जीरो. देखो, तो साफ साफ दिख रहा है गलत है यार, है ना, कोई मतलब ही नहीं इसका. थर्ड बोल रहा है डॉट प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स इज पॉजिटिव और नेगेटिव डिपेंडिंग वेदर द एंगल बिटवीन द वेक्टर्स इज लेस देन और ग्रेटर देन π/2. सो आई थिंक ये भी सबको समझ आना चाहिए, बिकॉज एवरीवन नोज द ग्राफ ऑफ cos थीटा. तो cos थीटा का ग्राफ कैसा होता है यार? कुछ ऐसा होगा cos थीटा का ग्राफ. ये आपका cos थीटा का ग्राफ, और ये पॉइंट मैं मान लेता हूँ π/2. ओके, तो ये पॉइंट को π/2 मान लेते हैं. सेम चीज ये बोल रहा है a डॉट बी आपका कितना हो जाएगा? मैग्नीट्यूड ऑफ ए मैग्नीट्यूड ऑफ बी cos थीटा. ठीक है, तो थीटा देखो अगर π/2 से ज्यादा जाएगा तो cos थीटा नेगेटिव हो जाएगा. ये दोनों तो ऑलरेडी पॉजिटिव ही है. तो जब भी आपका थीटा ग्रेटर देन π/2 जाने की कोशिश करेगा तो cos थीटा विल ऑब्वियसली बिकम नेगेटिव, और जब भी थीटा लेस देन π/2 रहने की कोशिश करेगा सो cos थीटा विल बिकम पॉजिटिव, है ना. तो वही सेम चीज इसने यहाँ पे भी लिख रखी है. तो आई थिंक ये भी करेक्ट है. चौथा, डॉट प्रोडक्ट इज इक्वल टू द प्रोडक्ट ऑफ वन वेक्टर. हाँ, ये तो ऑब्वियस है, ये तो डेफिनेशन में ही हम लोगों ने डिस्कस किया था ना, बताया था मैंने आपको सिग्निफिकेंस. तो होपफुली जितने भी लोग क्लास में बैठे हुए हैं उन्होंने शायद कभी ना कभी ईएमएफटी पढ़ा होगा मुझसे या किसी और से, चाहे यूट्यूब में आपने पढ़ा होगा, चाहे स्पेशल क्लासेस में, चाहे प्लस में, या तो आपने किसी कोचिंग में ऑफलाइन ऑनलाइन कहीं ना कहीं आपके पास ईएमटी का स्कोप होगा, थोड़ा बैकग्राउंड होगा. ठीक है, ओके, बिकॉज दिस इज ओनली प्रॉब्लम सॉल्विंग वीडियो. नेक्स्ट क्वेश्चन, so that you can get a very good problem solving practice. Okay, चलो अगेन 30 सेकेंड्स, देखते हैं इसमें कोई ऑप्शन ना छिपे यार. लास्ट ऑप्शन छिप जा रहा है. चलो कोई बात नहीं, अपना आंसर बताओ. थोड़ा इनको साइड में देना चाहिए ना. आप लोगों की स्क्रीन पे भी दिखता है क्या पोलिंग? दिखता है क्या? को एबीसीडी वाला चेक करते हैं एक बार. एक बार एबीसीडी वाला भी चेक कर लेते हैं. चलो तब तक इसका आंसर तो बताइए कम से कम, है, मैं अपने अंदाजे से बता दूंगा कि 30 सेकंड हो गया. ये भी स्क्रीन पे दिख ही रहा है यार. चलो इसको भी हटा ही देता हूँ मैं. ठीक है, चलो एक अंदाजे से आप अपना आंसर बताइए. तो देखो आपके हिसाब से आंसर होना क्या चाहिए? आपके हिसाब से क्या आंसर होना चाहिए? क्वेश्चन में बोल रहा है वेक्टर ए, सॉरी पॉइंट ए, पॉइंट बी, पॉइंट सी आर 3 पॉइंट्स इन एक्स वाई, देन विच ऑफ द फॉलोइंग वेक्टर्स इज परपेंडिकुलर टू बोथ ए बी एंड बी सी. चलो सॉल्व करते हैं ये क्वेश्चन भी. सो वेक्टर ए इज मेंशनड एज, नॉट वेक्टर यार, पॉइंट ए. ओके, तो पॉइंट ए दिया है 0 4 3. सो दिस इज पॉइंट 0 4 3. Another point is also mentioned which is 0 0 0. Maybe it is origin. Next point is C. C में क्या बोल रहा है? 3 0 4. ठीक है, अब ये पूछ रहा है एक ऐसा वेक्टर चाहिए जो ए बी के भी परपेंडिकुलर हो, बी सी के भी परपेंडिकुलर हो. सो आई थिंक दिस विल बी द वेक्टर. आई थिंक दिस विल बी द वेक्टर. वॉट एवर इज दिस वेक्टर इज, लेट मी कॉल दिस वेक्टर एज मे बी वेक्टर एम. सही बात है? कितने लोग अग्री कर रहे हैं इस बात से कि अगर मैं ये वेक्टर m कैलकुलेट कर लूँ तो ये ए बी के भी परपेंडिकुलर रहेगा, बी सी के भी परपेंडिकुलर रहेगा? यस और नो? यस. तो वेरी क्विकली, व्हाट इज वेक्टर ए बी? एवरीवन कैन कैलकुलेट वेक्टर बी माइनस वेक्टर ए. दिस इज बेसिकली पोजिशन वेक्टर. सो यू विल गेट इट एज 4j कैप प्लस 3k कैप, और वो भी माइनस का. एंड वॉट अबाउट वेक्टर बी सी? सो वंस यू विल, ऑप्शन चेकिंग से भी कर सकते थे, बट मैं आपको एक अप्रोच देने की कोशिश कर रहा हूँ. So this will become position vector of C minus position vector of B. So this again becomes 3i cap plus 4 maybe k cap, something like this. Okay, so everyone can calculate here.
एवरीवन कैन कैलकुलेट, हाँ ऑप्शन से भी कर सकते हैं, नॉट एन इशू, पर आगे चल के ना आपके पास थोड़ा अप्रोच भी होनी चाहिए, क्योंकि अभी क्वेश्चन को मैं ना धीरे धीरे कॉम्प्लिकेट करता जाऊंगा और लास्ट में कोऑर्डिनेट सिस्टम और वेक्टर अलजेब्रा दोनों को मिक्स कर दूंगा। तो लास्ट के जो 2 क्वेश्चन करेंगे ना, उसमें कोऑर्डिनेट सिस्टम और वेक्टर अलजेब्रा दोनों बिल्कुल मिक्स रहेंगे, तो दोनों में आपके पास अप्रोच होनी चाहिए, तभी आप उस क्वेश्चन को अटेम्प्ट कर पाएंगे। ओके, so what is vector AB? So if I talk about AB, -4, -3. If I talk about BC, 0, 3, 4. एंड आई डोंट थिंक कि ये आप कैलकुलेट नहीं कर पाएंगे, काफ़ी आसानी से शायद आप इसको कैलकुलेट कर सकते हैं। तो आपका यहीं से देखो एक दिख रहा है आई कैप, -16 आई कैप, तो एक ऑप्शन में तो -16 आई कैप आना चाहिए, सेकेंड ऑप्शन में आपका आना चाहिए -j कैप, -j कैप ले लोगे तो मे बी दिस इज योर 9 अगेन। इतने से समझ आना चाहिए, ऐसा है कोई ऑप्शन टी। तीसरा मैं कैलकुलेट नहीं कर रहा हूँ, यू कैन कैलकुलेट डी ऑप्शन, करेक्ट। ठीक है, तो देखो ऑप्शन चेकिंग जिसने किया था बहुत अच्छा किया था, जिसने भी ऑप्शन चेकिंग से, ऑप्शन में अगर आपको परपेंडिकुलर देखना है ना, तो ए बी डॉट ऑप्शन, ए बी डॉट ऑप्शन ये 0 होना चाहिए, साइमल्टेनियसली बी सी डॉट ऑप्शन भी 0 होना चाहिए। अगर दोनों के परपेंडिकुलर है मतलब दोनों का हर एक वेक्टर का, ये वेक्टर उठाओ, इसका ए बी और बी सी से डॉट प्रोडक्ट 0 होना चाहिए, इसका भी ए बी बी सी से, इसका भी, क्योंकि अगर परपेंडिकुलर है दोनों वेक्टर्स तो डॉट प्रोडक्ट 0 हो जाएगा। ठीक है, ओके, चलो आगे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन कोई टर्म नहीं समझ आएगा तो मैं रीड कर देता हूँ। इफ वेक्टर ए एंड वेक्टर बी आर टू आर्बिट्रेरी वेक्टर्स with the magnitudes a and b respectively, so you have to calculate what is this vector a, vector b क्रॉस प्रोडक्ट और इसके मैग्नीट्यूड का स्क्वायर। फाइन, चलो मैं अपने अंदाजे से आपके लिए 30 सेकंड सेट करता हूँ, क्योंकि फिर वो ऑप्शन छुप जा रहा है। तो चलो ट्राई करो इस क्वेश्चन को, देन वी विल मूव अहेड। ओके, 10 मोर सेकंड्स यू कैन ट्राई। मे बी ज्यादातर लोगों को ऐसे स्टैंडर्ड ही याद होगा, जिसको एज ए स्टैंडर्ड याद नहीं यार, दे कैन अटेम्प्ट दिस क्वेश्चन। फाइन, तो होपफुली सब लोगों को क्वेश्चन कम से कम समझ आ रहा है, आंसर तो मैं डिस्कस कर, ज्यादातर लोगों का आंसर भी आ चुका है, ज्यादातर लोगों ने आंसर भी कैलकुलेट कर लिया। ओके यार, ठीक है, सो लेट मी डिस्कस द सॉल्यूशन ऑफ दिस क्वेश्चन। ओके ओके, सो लेट मी डिस्कस दिस क्वेश्चन। फाइन, चलो तो क्वेश्चन में इट वाज आस्किंग अबाउट ए क्रॉस बी, इन द क्वेश्चन इट वाज आस्किंग अबाउट ए क्रॉस बी, इट्स मैग्नीट्यूड स्क्वायर। ओके, तो देखो आगे चल के अभी मैं काफी अच्छे क्वेश्चन करवाने वाला हूँ, दोनों दोनों को मैं मिक्स करने वाला हूँ, तो फटाफट हम लोग एक बार प्रैक्टिस कर रहे हैं, रिव्यू करते हैं सारी चीजें, फिर अभी दोनों को आपस में क्लब कर लेंगे, वेक्टर अलजेब्रा और कोऑर्डिनेट सिस्टम। सो दिस आई कैन राइट इट एज ए बी साइन थीटा ए एन कैप, यस। सो व्हाट विल बी द मैग्नीट्यूड और उसका स्क्वायर, सो इट विल बिकम ए स्क्वायर बी स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, है ना, मैग्नीट्यूड लेने से ये ए एन कैप बाहर हो जाएगा और ये बचेगा ए स्क्वायर बी स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा। So I can write this thing as a square b square 1 minus cos square theta. How to calculate cos theta? So everyone knows a dot b becomes ab cos theta. So you can calculate cos theta और यहाँ से आपको मिलेगा a square b square 1 minus a dot b upon ab और इसका होल स्क्वायर। तो अब यहाँ से आप a square b square को अंदर लेके जाइए, यहाँ पे आपके पास बचेगा a dot b होल स्क्वायर, क्योंकि यहाँ पे जो ए स्क्वायर बी स्क्वायर रहेगा ना, वो इस ए स्क्वायर बी स्क्वायर को कैंसिल आउट कर देगा। सबको समझ में आ गया ये क्वेश्चन कैसे किया गया? ठीक है, तो जिसको स्टैंडर्ड याद था अच्छी बात है, जिसको नहीं याद है उसको याद करने की जरूरत नहीं, आप हमेशा ड्राइव कर सकते हैं, ड्राइव करके निकालो सारी चीजें ना, कम से कम चीजें याद रखो। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। हाँ, दिस इज ऑल्सो गुड क्वेश्चन। आई थिंक मैथ्स वाली क्लास में ऐसा क्वेश्चन किया था, यूट्यूब में ये क्वेश्चन नहीं किया था, है ना, जो लोग प्लस पे हैं तो प्लस वालों की क्लास में ये क्वेश्चन किया था, जहां तक मुझे याद आ रहा है, यूट्यूब पे नहीं किया था ये क्वेश्चन। ओके, चलो अगेन आई विल गिव यू, अब देखो टाइमर चला देता हूँ क्योंकि टाइमर अपने पास है, 30 सेकेंड्स आई विल गिव, I will give you 30 seconds to just think about this question. Maybe if you can answer in between, that is also well and good. This is vector A, vector B, vector C.
किसी का है क्या आंसर? एनीवन इज गेटिंग द आंसर? चलो सॉल्व, चलो लेट मी टेल यू दिस क्वेश्चन यार. ओके, मैं आपको समझाता हूँ इस क्वेश्चन में क्या करना है. फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव रेड द क्वेश्चन. लेट अस फर्स्ट ऑफ ऑल ट्राई टू कंपाइल द डेटा. So vector A was given to you was I cap plus 4j cap plus k cap. And कोई डेटा अगर मिसप्लेस होगा ना तो एक बार बता देना. Vector B is coming out to be 3 minus 2 7. Vector C is coming out to be 2 minus 1 4. करेक्ट? ये सबका आ रहा है? ठीक है. अब देखो क्वेश्चन में बोल क्या रहा है यार. क्वेश्चन में बोल रहा है कि आपको एक ऐसा वेक्टर फाइंड आउट करना है which is perpendicular to both A and B. So can you tell me which vector will be perpendicular to both A and B? बताइए. Cross product, yes or no? So in this question it is basically suggesting you that maybe this D is nothing but A cross B or parallel to A cross B. Yes or no? We don't know. Lambda calculate करेंगे, अगर आना होगा तो 1 आ जाएगा, which means D itself will become A cross B. Otherwise we can also say that कि maybe D is parallel to A cross B. सही बात है ना. अगर ये A cross B इक्वल टू D है, इसका मतलब D A के भी परपेंडिकुलर है, D B के भी परपेंडिकुलर है. यही बात हो गई. तो अगर ये दोनों के परपेंडिकुलर है तो आप ऐसा भी बोल सकते हैं कि या तो A क्रॉस बी डी हो जाए या उसके पैरेलल हो जाए. बात तो सेम ही आने वाली. तो मैंने D को जज करने के लिए A क्रॉस B के साथ लैम्डा को अटैच किया. ओके, सो फर्स्ट ऑफ ऑल आई विल कैलकुलेट A क्रॉस B. सो होपफुली A क्रॉस B सबने कैलकुलेट कर लिया होगा. I cap, J cap, K cap, 1 4 2 3 minus 2 7. So what is this A cross B that you are getting? बोलो. 32, yes. 32 I cap minus J cap minus 14 K cap. ये कौन है भाई? अभ्युदय गुप्ता. क्या? आई एम वॉचिंग फ्रॉम क्लास 9. क्या लिखा है तुमने? वॉचिंग दिस टू नो हाउ माई फ्यूचर. तो क्या मतलब फ्यूचर किस में देख रहे हो? मुझ में देख रहे हो अपना फ्यूचर या बाकी लोगों में? बोलो. मुझ में देख रहे हो कि मेरे जैसे बन जाओगे आगे चल के? माइनस जे कैप माइनस 14 की कैप. ओके, तो फिर ठीक है. थैंक यू सो मच अगर आप इसलिए देख रहे हैं तो. ओके, सो देखो यार, डी से आपने निकाला ना. मैं आंसर एक बार चेक कर लेता हूँ. आंसर एग्जैक्ट क्या है जो लोग आंसर दे रहे हैं. सो लेट मी चेक द आंसर फर्स्ट ऑफ ऑल. ओके, कितना आ रहा है? 15/9. हाँ ये ठीक है यार. 15/9 वाले जो लोग हैं ना वो ठीक है. तो 15/9 को थोड़ा सॉल्व कर लो ना. 15/9 को थोड़ा सॉल्व कर लो. उसको 5/3 लिख लो. ओके, सो आई थिंक ये देखो डी सबका निकल गया था यार. ये 15/9 वाले जितने भी लोगों का आ रहा है, देयर आंसर इज करेक्ट ओनली. ओके, अब देखो चलो दूसरी इन्फॉर्मेशन यूज कर लेते हैं. सेकंड इन्फॉर्मेशन में क्वेश्चन में गिवन है दैट सी डॉट डी इज नॉट 0, रादर सी डॉट डी इज 15. सो इफ यू आर डूइंग दिस सी डॉट डी इक्वल टू 15, तो सी डॉट डी अगर बनेगा तो सी डॉट डी हो जाएगा. अच्छा, मैं इसी बात पे आपको एक इंसिडेंट सुनाता हूँ. जो अभ्युदय ने बोला कि मैं आपके जैसा बनना चाहता हूँ एंड सो ऑन समथिंग लाइक दिस. तो एक बार मैं यार एक बार मैं इंटरव्यू देख रहा था अमिताभ बच्चन का. तो उसमें एक उनका फैन आता उनके पास. तो कुछ बात बात होती है तो फैन उनसे बोलता है कि सर मैं आपके जैसा बनना चाहता हूँ और जिस पोजीशन पे आप हैं उस पोजीशन पे पहुंचना चाहता हूँ. तो अमिताभ बच्चन ने यार बड़ा अच्छा आंसर दिया था. उसने बोला यार मैं किसी को भी ये दुआ नहीं देता हूँ कि मेरे जैसा बनो, क्योंकि मेरी लाइफ में जो स्ट्रगल रहा है मैं नहीं चाहता कि वो स्ट्रगल से कोई गुजरे और पता नहीं वो स्ट्रगल वो क्रॉस भी कर पाएगा कि नहीं कर पाएगा. मे बी आप अपनी जर्नी फॉलो करिए, अपनी जर्नी के थ्रू सक्सेसफुल होइए,
पर मैं किसी को ये सजेस्ट नहीं करता हूँ कि मेरे पाथ पे आप चलिए। ओके, तो मतलब काफ़ी अच्छी मुझे उनकी बात लगी कि किसी को ऐसा नहीं बोलना चाहिए कि ठीक है जैसी मेरी लाइफ है वैसी आपकी लाइफ हो जाए। हो सकता है क्योंकि लाइफ में बहुत सारी चीज़ें, नहीं केबीसी का नहीं था यार, ये किसी जनरल, मेरे ख्याल से कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस थी, उसमें किसी ने पूछा था उनसे, किसी प्रेस कॉन्फ्रेंस में। तो मतलब काफ़ी मुझे उनका, और देखो उनका अगर कभी देखोगे इंटरव्यू वगैरह ना, वो पॉलिटिकली जैसे भी हो, करेक्ट इनकरेक्ट उससे मतलब नहीं है, मगर वो काफ़ी इंटेलिजेंट, उनकी बातें जो है ना बहुत ही इंस्पायरिंग रहती हैं। तो वो चीज़ मुझे काफ़ी समझ आई कि यार सबका जर्नी अलग अलग होता है। सी डॉट डी, यस, सो आई थिंक यू कैन कैलकुलेट दिस सी डॉट डी। सी डॉट डी आपका हो जाएगा लैम्डा, सी डॉट डी यहाँ से हो जाएगा 64 माइनस 1 माइनस 56, दिस इज 15। ओके, एंड लैम्डा इज कमिंग आउट टू बी 15 बाय, ये प्लस हो जाएगा, मे बी यू कैन ऑल्सो राइट दिस थिंग एज 5/3। ओके, क्या कंजर्वेटिव पाथ पे डिपेंड ही होना, इसके बाद कर लोगे ना कैलकुलेट। आई थिंक आफ्टर दिस यू कैन कैलकुलेट दिस क्वेश्चन वेरी इजीली। ओके फाइन, अब यहाँ पे पुट कर दो लैम्डा की वैल्यू, इसके बाद तो जो आंसर आना होगा आ ही जाएगा, 5/3 कर लो इसको। तो इस क्वेश्चन के थ्रू मुझे सिर्फ और सिर्फ आपको ये समझाना था कि कभी भी ऐसा कुछ डेटा दिया रहे ना, तो ए क्रॉस बी के बारे में जरूर सोचो। जब भी क्वेश्चन में आपको दिया रहे कि कोई वेक्टर साइमल्टेनियसली दो वेक्टर्स के परपेंडिकुलर है, तो ऑलवेज थिंक अबाउट ए क्रॉस बी, इंस्टेड ऑफ गोइंग डॉट प्रोडक्ट, दोनों का अलग अलग डॉट प्रोडक्ट निकाल के करोगे, शायद कैलकुलेशन लेंदी हो जाए, वहां से भी सेम आंसर आएगा, बट स्टिल यू शुड थिंक अबाउट ए क्रॉस बी एटलीस्ट। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। चलो, तो यहां तक जो भी हम लोगों ने क्वेश्चन डिस्कस किए, क्या लैम्डा, लैम्डा को कैसे सोचें ये अब मैंने बता दिया ना, तो अब आगे से सोचना। अब मैंने बता दिया ना कि कभी भी आप डायरेक्ट डी नहीं ले सकते ना, डायरेक्ट आप नहीं बोल सकते हो सी क्रॉस डी आ जाएगा, आपको सोचना पड़ेगा कि अगर लैम्डा, सॉरी ए क्रॉस बी ले रहे हैं तो पैरेलल भी तो हो सकता है, पैरेलल भी हो सकता है। अगर आना होगा तो लैम्डा की वैल्यू अपने आप 1 आ जाएगी किसी दूसरे कंडीशन से। ओके, तो अब ऐसा क्वेश्चन करवा दिया ना, तो आगे से सोचना अगर ऐसा कोई क्वेश्चन आए तो। ठीक है, चलो अब तो यार यहाँ तक तो अपना था कुछ वेक्टर एलजेब्रा के क्वेश्चंस, है ना। वेक्टर एलजेब्रा के काफी क्वेश्चन हम लोगों ने क्लास में भी किए थे, और कुछ क्वेश्चंस मैंने वेक्टर एलजेब्रा के यहाँ पे डिस्कस कर दिए। तो जनरली वेक्टर एलजेब्रा से बहुत कम क्वेश्चंस पूछे गए, काफी कम क्वेश्चंस आते हैं, बिकॉज ये एक टूल है ना, ये कोई चैप्टर नहीं, दिस इज एप्लीकेशन। नाउ लेट अस कम ऑन टू द वेक्टर कैलकुलस, है ना, जिसके बारे में हमें ज्यादा चिंता करनी है। सॉरी, नॉट वेक्टर कैलकुलस, कोऑर्डिनेट सिस्टम, तो जिसके बारे में हमको ज्यादा चिंता करनी है यार, उसकी बात करते हैं, कोऑर्डिनेट सिस्टम। तो कोऑर्डिनेट सिस्टम हमें अपना स्ट्रॉन्ग करना है, तभी हमें आगे की कहानी समझ में आएगी। चलो, ये क्वेश्चन दिया है, अब इसमें देखो बोल क्या रहा है क्वेश्चन में, एक एक करके समझने की कोशिश करते हैं, और बहुत सारी चीजें मैं आपको इसमें समझाऊंगा। ठीक है, चलो देखो क्वेश्चन में बोल रहा है कि गिवन पॉइंट पी -2 6, 3 एंड वेक्टर ए इज गिवन समथिंग लाइक दिस। तो मैं एक एक करके आपसे पूछता जाऊंगा, आप मुझे साथ में बताते जाना। ये जो वेक्टर ए क्वेश्चन में दिया है, कोई मुझे बताएगा ये कौन से कोऑर्डिनेट सिस्टम में दिया है। मैंने आपको सारे शॉर्टकट्स बता दिए थे, ये भी बताया था कि कुछ याद व्याद करने की जरूरत नहीं है, सारे क्वेश्चन बिना याद के लग जाएंगे। एक्स प्लस जेड ए वाई कैप। सो आई थिंक ये सब लोग यार डिस्कस कर पा रहे हैं या समझ पा रहे हैं कि ये कार्टेशियन की बात चल रही है। चलो पॉइंट की बात भी करते हैं। पॉइंट जो क्वेश्चन में मेंशन्ड है विच इज -2, 6, 3, तो वो मुझे बताएंगे आप कौन से कोऑर्डिनेट सिस्टम में दिया है। ये पॉइंट उसने कौन से, देखो कोई जरूरी नहीं है, कोई जरूरी नहीं है कि पॉइंट और वेक्टर सेम कोऑर्डिनेट सिस्टम में दें ना, कुछ भी चेंजेस वो कर सकता है, क्योंकि वो एक्सपेक्ट कर रहा है कि शायद आपको कन्वर्जेंस आते हैं, शायद आपको कन्वर्जेंस आते हैं, तो वो एक्सपेक्ट कर रहा है। तो ये दिया -2, 6, 3, ऑब्वियसली दिस थिंग विल ऑल्सो बी इन कार्टेशियन, कोई एंगल नहीं है, कुछ नहीं है। तो ये दो डेटा हमने उठाया और इनके नेचर को सबसे पहले जज किया। चलो आगे देखते हैं पूछ क्या रहा है। पूछ रहा है कि ये जो पॉइंट है और जो वेक्टर है, दोनों को आपको एक्सप्रेस करना है सिलेंड्रिकल में एज वेल एज स्फेरिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम। तो दोनों में वो अलग अलग एक्सप्रेस करने के लिए बोल रहा है। चलो देखते हैं, सबसे पहले पॉइंट को हम लोग एक्सप्रेस करते हैं। तो मैं बहुत सारी चीजें भी बताऊंगा ना, उसका भी हैबिट डाल लेना अभी से उसकी हैबिट डालना है।
ओके, सो आई थिंक सब लोग समझ पा रहे हैं। वैल्यू ऑफ एक्स इज -2, वैल्यू ऑफ वाई इज 6, वैल्यू ऑफ जेड इज 3। ये 3 डेटा क्वेश्चन में दे रखा है, करेक्ट है ना? ठीक है, तो चलो सबसे पहले हम लोग ना सिलेंड्रिकल वाले पॉइंट्स निकालते हैं। तो अगर हम लोग सिलेंड्रिकल वाले पॉइंट्स निकालें तो देखते हैं उसमें होगा क्या। सिलेंड्रिकल वाले पॉइंट्स में बताइए रो की वैल्यू कैसे लिखने वाले हम? √x² प्लस z²। फाई की वैल्यू, या बेसिकली ना फाई कैलकुलेट करने से पहले मैं tan फाई कैलकुलेट करना चाहूँ। व्हाट इज tan फाई? y/x। ये मैंने z² क्यों लिख दिया, इसको y² कर लो। बताओ वैल्यू पे आंसर भी बताते जाओ ना। ये देखो √40 हो गया, दिस बिकम्स √40। ये tan फाई की वैल्यू यहाँ से बताइए कितनी आ जाएगी। तो देखो tan फाई जब लिखना ना तो इस बात का ध्यान रखना कि आपको 6 ऊपर ऐसे ही लिखना है, x में नीचे लिखना -2, है ना। हालांकि आप बोलोगे कि इसमें कौन सी बड़ी बात है, ये तो -3 आ जाएगी, पर बड़ी बात तब हो जाएगी जब आपको sin फाई और cos फाई भी लिखना पड़ेगा। तो मैं फाई कैलकुलेट कर तो लूंगा ही फाई, पर मैं साथ में ना साइमल्टेनियसली sin फाई cos फाई भी चेक करना चाहता हूँ। ओके, क्या कैन देयर बी एंगल इन रेडियंस 6 रेडियन? हाँ हो सकता है, रेडियन डिग्री दोनों में हो सकता है। आप जब कैलकुलेट करना तो उस टाइम पे थोड़ा कॉशियस रहना ना, कैलसी में जब डालना तो अपने हिसाब से कन्वर्ट करके डालना। ओके, चलो अभी मैं फाई नहीं कैलकुलेट कर रहा हूँ यार, फाई कैलकुलेट कर लेंगे। पहले बताओ साइन फाई कैसे कैलकुलेट करें? हाउ टू कैलकुलेट साइन फाई? सो दिस इज व्हाट, परपेंडिकुलर, एंड दिस इज व्हाट, सॉरी दिस इज बेस, एंड दिस इज परपेंडिकुलर, है ना। तो साइन फाई कैलकुलेट करने के लिए हमें क्या चाहिए? वी वांट परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। तो जब परपेंडिकुलर लेना ना तो ये -2 ही लेना, क्योंकि x की वैल्यू यहाँ पे -2 है। सो यू विल राइट दिस थिंग एज -2/40। आई बात समझ में सबको? कॉस फाई जब लेना तो कॉस फाई लेने में आप क्योंकि बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज करोगे तो बेस की वैल्यू यहाँ पे आप क्या लेना, 6 लेना, और बाद में इसको डिवाइड करना √40 से। आई बात समझ में? तो आगे से जब भी आप कन्वर्जन्स करिए ना, आगे से जब भी आप कन्वर्जन्स करिए तो आप क्या करेंगे, आपको ये तीनों वैल्यूज कैलकुलेट कर लेनी चाहिए, बाद में फाई कैलकुलेट करने का मन हो तो कर लो ना। फाई उतना यूजफुल नहीं होगा अपने लिए जितना ये तीनों अपने लिए यूजफुल हो जाएंगे, करेक्ट। तो यहाँ से फाई की वैल्यू किसी ने कैलकुलेट करी हो तो बताइए मुझे कितनी वैल्यू आपकी मिल रही है फाई की यहाँ से? ओके, बोलो। अच्छा ये बोल रहा हूँ, हाँ इसको करेक्ट कर लो यार। अब ठीक है ना? करेक्ट, हाँ। चलो फाई बताइए कितना हो जाएगा? व्हाट इज फाई? सो आई थिंक फाई शुड कम आउट टू बी सम 108.43 समथिंग लाइक दैट, ऐसा कुछ आना चाहिए, है ना। तो आप आगे भी देखोगे कि फाई का आपको उतना यूज नहीं आएगा जितना इन तीनों वैल्यूज का आपको आगे यूज आने वाला है, ठीक। चलिए नेक्स्ट देखो, सिलेंड्रिकल में ये कन्वर्ट कर लिया, फाई हो गया। जेड की वैल्यू बताइए कैसे कैलकुलेट करी जाए? जेड तो दोनों कोऑर्डिनेट सिस्टम में सेम ही रहेगा, विच इज व्हाट 3। तो देखो पहली इंपॉर्टेंट चीज ये पता चली, फर्स्ट इंपॉर्टेंट चीज हमको ये पता चल रही है यहाँ से कि जो सेम पॉइंट यहाँ पे था -2, 6, 3, द सेम पॉइंट कैन बी रिप्रेजेंटेड एज √40, 108 डिग्री, जो भी आ रहा है आपका रफली 3। बोथ ऑफ देम विल रिप्रेजेंट द सेम पॉइंट इन द 3 डायमेंशनल स्पेस। आ गया ना सिलेंड्रिकल वाला सबको समझ में? चलो अब ऑन द सेम बेसिस हम लोग कैलकुलेट करते हैं स्फेरिकल। स्फेरिकल तो इसमें भी आपका x का वैल्यू है -2, y is 6, z equal to 3। So what is r? r will become √x² plus y² plus z²। मिलेगा r, और r की वैल्यू यहाँ से आई थिंक सब लोग कैलकुलेट कर पा रहे हैं, -√49, और ये आ जाएगा 7। थीटा कैसे कैलकुलेट किया जाएगा? तो देखो फिर से मैं tan थीटा कैलकुलेट करने की बजाय ना, थीटा कैलकुलेट करने के बजाय tan थीटा कैलकुलेट करना पसंद करूंगा। तो ये हो जाएगा ρ/z, यही होता था tan थीटा। तो tan थीटा अगर आप ये कैलकुलेट कर रहे हैं ρ/z, तो यहाँ से कैसे कैलकुलेट होगा बोलो? . 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
टैन थीटा का फॉर्मूला सबको याद है या नहीं? रो बाई जेड हम लोग करते थे ना बेसिकली, यहाँ पे अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बाई जेड करते थे। ओके, तो अगर हम लोग रो की वैल्यू ऑलरेडी कैलकुलेट कर ही चुके हैं तो सेम ही वैल्यू यहाँ से पिक कर लेते हैं। सेम वैल्यू पिक कर लेते हैं, रूट 40, व्हाट इज जेड? इट इज 6, है ना। जेड की वैल्यू तो सॉरी 3। आप यहाँ से आंसर कैलकुलेट कर सकते हैं, पर साथ में आपको साइन थीटा वगैरह भी कैलकुलेट करना आना चाहिए। तो साइन थीटा यहाँ से कितना हो जाएगा? अंडर रूट 40 बाय अंडर रूट अगेन वही 49, मे बी अंडर रूट 40 बाय 7, एंड कॉस थीटा भी यहीं से कैलकुलेट कर लो। तो कॉस थीटा भी आपका हो जाएगा 3 बाय अंडर रूट 49 और 3 बाय 7। तो जब भी आप एंगल कैलकुलेट करो ना, तो एंगल कैलकुलेट करने के लिए आप हमेशा टैन थीटा, साइन थीटा, कॉस थीटा इकट्ठा कैलकुलेट करके रख लिया करो, उनकी शायद बाद में आपको जरूरत पड़े। थीटा कैलकुलेट हो गया, फाई भी दोबारा कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं, क्योंकि फाई दोनों में सेम होता है, इट विल बी सेम एज 108 डिग्री, समथिंग लाइक दिस। तो देखो तीनों पॉइंट एक ही, तीनों के तीनों पॉइंट सेम पॉइंट को ही रिप्रेजेंट कर रहे हैं। तो मैं तीनों एक एक करके लिख देता हूँ तीनों पॉइंट्स को, -2, 6, 3। दूसरा पॉइंट आपका आया अंडर रूट 40, 108, 3। और तीसरा भी जो इक्विवेलेंट पॉइंट आ रहा है, इट इज कमिंग आउट टू बी 7। थीटा आपने जो भी कैलकुलेट किया, वॉट एवर इज थीटा, फाई इज 108 डिग्री। सबको यहाँ तक समझ आ गया? इको आ रही है क्या? जिसको भी आ रही है रिफ्रेश करके देखो, अगर सबको आ रही है तो मुझे भी बता दो। चलो अब वेक्टर कन्वर्जन देखते हैं। सो नाउ लेट अस ट्राई टू अंडरस्टैंड द वेक्टर कन्वर्जन। और इसके बाद के जो दोनों क्वेश्चन है ना, वो बहुत ही क्वालिटी क्वेश्चन है। वैसे ही क्वेश्चन एग्जाम में आएंगे, अगर आने होंगे तो वेक्टर से, कोऑर्डिनेट सिस्टम से, है ना। थीटा आपका रहा 64 पॉइंट समथिंग, जो भी आ रहा हो कैलकुलेट कर लो। आंसर इज नॉट इंपॉर्टेंट इन दिस क्वेश्चन, वी आर बेसिकली ब्रशिंग अप ऑल द कॉन्सेप्ट्स ऑफ द कोऑर्डिनेट सिस्टम। 64.62, ठीक है। चलो वेक्टर कन्वर्जन करते हैं। तो देखो वेक्टर आपके पास दिया कौन सा है? वेक्टर अगर आप देखेंगे, सो वेक्टर इज गिवन टू यू इज दिस वेक्टर y x प्लस z, कार्टेशियन में दिया है वो हमें पता, y ax कैप x प्लस z ay कैप। और सपोज इसको आप सिलेंड्रिकल में कन्वर्ट करना चाहते हो, तो ये कार्टेशियन हो गया, एंड यू वांट टू कन्वर्ट दिस थिंग इनटू सिलेंड्रिकल। तो देखो मैंने आपको एक तरीका बताया था, बताइए कैसे वो हम लोग कन्वर्ट कर सकते हैं। इसकी वैल्यू आपको क्या समझ आ रही है? ax। इसकी वैल्यू आपको क्या समझ आ रही है? ay। और लास्ट वाली की वैल्यू 0, है ना। चलो अब देखो मुझे चाहिए क्या? आई वॉन्ट ए रो, ए फाई, ए फाई क्या, ए जेड क्या। मैंने आपको बोला था कि कुछ भी हो, कम से कम हमें ये याद होना चाहिए कि पॉइंट कन्वर्जन कैसे होता है। तो अगर मैं पॉइंट कन्वर्जन की बात करूं, x इक्वल टू रो कॉस फाई, y इक्वल टू रो साइन फाई, z इक्वल टू जेड, ऐसे देखते थे। अगर हमको x y z चाहिए होता तो हम x y z इधर लिखते, रो फाई z उधर लिख देते, पर हमें इस क्वेश्चन में रो फाई z चाहिए। So if I want rho phi z in this question, so how will I write this thing? Very good. Horizontally उसको लिखेंगे और फिर उसको मैनिपुलेट करेंगे। चलिए काफ़ी अच्छा लगा कि आप लोगों को सारी चीज़ें याद हैं। ए रो ए फाई ए जेड, है ना। अगर ए एक्स ए वाई ए जेड लिखते हैं इस डायरेक्शन में, तो हम इधर लिखते ए एक्स ए वाई ए जेड, यहाँ पे रो फाई जेड। पर उल्टा कर रहे हैं तो जाहिर सी बात है हम कुछ ऐसा लिखेंगे, कॉस फाई साइन फाई 0, माइनस साइन फाई कॉस फाई 0, 0, 0, 1। करेक्ट। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ ए एक्स? यहाँ पे आप लिखेंगे ए एक्स ए वाई ए जेड। आगे बात सब कुछ समझ में आता है? चलो तो एरो की वैल्यू कैलकुलेट करते हैं यहाँ से। लेट अस ट्राई टू अंडरस्टैंड व्हाट इज एरो। एरो इफ यू आर कैलकुलेटिंग, यू विल गेट ए एक्स कॉस फाई प्लस ए वाई साइन फाई। इनकी आपको वैल्यू लिखने का मन है, वैल्यू लिख दीजिए। ए एक्स की वैल्यू आई थिंक इट इज गिवन इट एज वाई कॉस फाई प्लस एक्स प्लस जेड साइन फाई। करेक्ट। तो देखो ये आपका एक्स वाई जेड का फंक्शन दे रखा है। अगर ये आपका एक्स वाई जेड का फंक्शन दे रखा है तो आप तो इसको रो फाई जेड का फंक्शन बनाना चाहेंगे। अगेन यू विल राइट इट व्हाट,
you will replace this y as rho sin phi, you will replace this x as rho cos phi. ऐसे ही करेंगे ना, तो इन दोनों को वापस से रिप्लेस कर दीजिए, तो आपके पास जो एरो कैलकुलेट होके आएगा वो आ जाएगा रो साइन फाई कॉस फाई प्लस रो कॉस फाई साइन फाई प्लस जेड साइन फाई, है ना. अब इनको थोड़ा अरेंज कर लो अगर अरेंज करने का मन है. इट विल बिकम 2 रो साइन फाई कॉस फाई प्लस जेड साइन फाई. ठीक है, आया सब कुछ समझ में. आप चाहें तो इसको रो साइन 2 फाई भी लिख सकते हैं. इट इज योर चॉइस हाउ यू वांट टू बेसिकली एक्सप्रेस दिस थिंग. चलो ए फाई कैलकुलेट करते हैं ऑन द सेम बेसिस. सो लेट अस ट्राई टू कैलकुलेट ए फाई. ए फाई की वैल्यू अगर आप यहाँ पे देखोगे तो ये हो जाएगा माइनस ए एक्स साइन फाई प्लस ए वाई कॉस फाई. जो लोग क्लास में पहली बार आ रहे हैं, जिन्होंने कोऑर्डिनेट सिस्टम नहीं पढ़ा है, दोज हु हैव नॉट स्टडीड द कोऑर्डिनेट सिस्टम, दे शुड फॉलो द कोऑर्डिनेट सिस्टम ऑन यूट्यूब. तो यूट्यूब पे ऑलरेडी पढ़ा हुआ है सब कुछ, वहाँ से जाओ, देखो, सीखो और उसके बाद आंसर करो. चलो, तो ए फाई अगर किसी ने कैलकुलेट किया हो, सो आई थिंक यहाँ पे भी आप लिख सकते हैं दिस विल बिकम माइनस वाई साइन फाई प्लस एक्स प्लस जेड कॉस फाई. ओके, तो यहाँ से दिख रहा है, देखो ये कैंसिल हो जाएगा, है ना. तो अल्टीमेटली ए फाई आपके पास क्या आना चाहिए, यू विल गेट दिस थिंग एज मे बी जेड कॉस फाई और यहाँ पे रो साइन फाई. ठीक, ये तो हो जाएगा रो साइन फाई, एक्स आपका हो जाएगा रो कॉस फाई. दोनों को एक्सपैंड कर लेते हैं. सो माइनस रो साइन स्क्वायर फाई प्लस रो कॉस स्क्वायर फाई प्लस जेड कॉस फाई. ठीक है, अब इनको अपने हिसाब से रीअरेंज कर लेना, जो भी आंसर आएगा कैलकुलेट कर लेना. जहां तक रही बात एजेड की, तो आई थिंक एजेड चेंज होने वाला है नहीं. एजेड की वैल्यू तो एजेड ही आ जाएगी विच इज 0. So AZ will become AZ which is 0. Okay, correct. चलो, मान लो अगर इसी क्वेश्चन में ये पूछता कि आप वेक्टर की वैल्यू बता दीजिए ऑन द सेम पॉइंट, तो क्या करते. अगर इस पॉइंट पे पूछता वैल्यू, तो हम कौन सी वैल्यू पुट कर देते, ये वाली वैल्यू पुट कर देते, है ना. ये अपने लिए हो जाता रो, ये हो जाता फाई और ये चीज हो जाती है अपने लिए सेट. होपफुली सब लोग ये चीज समझ पा रहे. ठीक, चलो थर्ड पार्ट करते हैं. तो सिलेंड्रिकल का कन्वर्जन हम लोगों ने देख लिया, दिस वाज सिलेंड्रिकल. अब हम लोग देखते हैं कार्टेशियन. इसके बाद आपका स्फेरिकल. स्फेरिकल में भी यार चैलेंज वही है कि वेक्टर ए दे रखा आपका और वेक्टर ए आपका था रो वाई ए एक्स कैप प्लस एक्स प्लस जेड ए वाई कैप. ठीक है, ये आपका दे रखा है कार्टेशियन, और अभी आपको ये पूरा का पूरा कन्वर्ट करना है स्फेरिकल. तो स्फेरिकल के केस में आप क्या करेंगे, यू वांट टू कैलकुलेट दिस ए आर कैप ए थीटा कैप ए फाई कैप. ठीक, तो यहाँ पे भी सेम चीज, ए एक्स आपको पता है, ए वाई आपको पता है, तो पॉइंट ट्रांसफॉर्मेशन बताइए क्या हो जाएगा. एक्स इक्वल टू आर साइन थीटा कॉस फाई, वाई इक्वल टू आर साइन थीटा साइन फाई एंड जेड इक्वल टू आर कॉस थीटा. बताओ कैसे लिखें, वर्टिकल या हॉरिजॉन्टल, बताते रहो और ये सब आपको आंसर करते रहना कमेंट सेक्शन. हॉरिजॉन्टली लिखना पड़ेगा. ओके, दिस इज y, दिस इज x प्लस z, इट इज 0. हॉरिजॉन्टली क्या क्या लिखें, साइन थीटा कॉस फाई, साइन थीटा साइन फाई, कॉस थीटा. फिर आपको पता है पहले कॉस को आप क्या करेंगे, डिफरेंशिएट. सो यू विल आल्सो डिफरेंशिएट
माइनस साइन थीटा, थीटा का काम हो गया, उसको इग्नोर कर देंगे, आ जाएंगे कॉस के पास, माइनस साइन फाइव कॉस फाइव या जीरो, और ये वाली वैल्यू आपकी कौन सी हो जाएगी, ए आर ए थीटा ए फाइव, करेक्ट। ठीक है, अब आप क्या करेंगे, कैलकुलेट करेंगे, जो वाई एक्स जेड है उसमें ये ट्रांसफॉर्मेशंस लगा देंगे। ठीक है, तो आई थिंक इस क्वेश्चन के थ्रू अपना पूरा का पूरा कोऑर्डिनेट सिस्टम के पॉइंट कन्वर्जन, वेक्टर कन्वर्जन के फॉर्मूले रिवाइज हो गए, है ना। अब और देखते हैं कि वेक्टर अलजेब्रा और कोऑर्डिनेट सिस्टम को मिला के एग्जाम में क्वेश्चन बनता कैसे है, या किस किस तरीके के क्वेश्चन आपसे पूछे जा सकते हैं। इसके आगे का कैलकुलेशन आप करना, है ना, नहीं भी करोगे तो कोई दिक्कत नहीं, जरूरत नहीं कैलकुलेशन करने की, जस्ट आपने एक बार थॉट प्रोसेस डेवलप कर लिया कि ऐसा ऐसा कुछ चलने वाला है। तो चलो नेक्स्ट क्वेश्चन करके देखते हैं यार, है ना, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, और इसमें आपको जरूरत पड़ेगी वेक्टर अलजेब्रा की एज वेल एज कोऑर्डिनेट सिस्टम की। तो लास्ट के जो दोनों क्वेश्चन है, यही दोनों क्वेश्चन अल्टीमेटली आपको आने चाहिए। अरे नेट प्रॉब्लम है तो दूर करो ना यार, उसको कमेंट में क्या लिख रहे हो नेट प्रॉब्लम। अब मैं तो यहाँ से बैठ के दूर नहीं कर पाऊंगा तुम्हारा नेट प्रॉब्लम, ना तो कोई और कर पाएगा। देखो तुम्हारा नेट प्रॉब्लम दो ही लोग दूर कर सकते हैं, या तो तुम या तो तुम्हारा नेट वाला। मेरे एंड से प्रॉब्लम हो तो बताओ, मेरा भी मैं कर सकता हूँ, या तो मेरा नेट वाला कर सकता है। जिसके भी एंड से हो दो ही लोग कर सकते हैं, है ना, तो उसको कमेंट सेक्शन में लिखने से कुछ हासिल होने वाला है नहीं। ओके, चलो चलो ये क्वेश्चन अटेम्प्ट करो यार। देखो मैंने कितनी यूनिक चीज आपको बताई ना, आगे से इसको याद रखना कि किसी भी क्लास में आप बैठे हो, नेट प्रॉब्लम अगर आ रही है आपके एंड से, तो आप ये बात हमेशा याद रखना कि या तो वो आप दूर कर सकते हो या तो आपका नेट वाला। ओके, चलो इसको सॉल्व करो यार, आंसर बताओ, व्हाट इज द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। सॉल्व करने से भी ज्यादा उसको समझने की कोशिश करो वो बोल क्या रहा है। अच्छा बताना है, ये जो वेक्टर्स दे रखे हैं ये कौन से कोऑर्डिनेट सिस्टम में दे रखे हैं। कैन एनीवन टेल मी दीज वेक्टर्स आर गिवन इन विच कोऑर्डिनेट सिस्टम। सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम, यार वेरी गुड। तो चलो इसको देखते हैं, लिखते हैं जो भी वेक्टर्स इसने दे रखे हैं। वेक्टर ई इज गिवन एज -5 एरो कैप। तो लास्ट के दोनों क्वेश्चन जो है ना, वही एक्चुअली आज की क्लास में करवाने चाहिए थे, और कोई क्वेश्चन करवाने की जरूरत नहीं थी, पर क्योंकि आप भूल चुके हैं पुरानी चीजें और हमारा पर्पज है कि हम रिवीजन भी करें, तो मैंने सारे क्वेश्चंस ऐसे ले लिए कि सारे कॉन्सेप्ट आपके रिवाइज हो जाएं ए टू जेड ना। वैसे अगर जहां तक क्वेश्चन की बात है तो आई थिंक सिर्फ लास्ट के दो क्वेश्चन ही मुझे करवाने चाहिए थे। +10 A5 कैप, क्योंकि बहुत ज्यादा स्कोप नहीं है ना कोऑर्डिनेट सिस्टम और इसमें, +3 AZ कैप। व्हाट इज एफ, वेक्टर एफ, ये 1 2 -6। ठीक है, तो फर्स्ट पार्ट आई थिंक इट इज वेरी ऑब्वियस। क्या करें फर्स्ट पार्ट में, ई क्रॉस एफ पूछ रहा, तो मैं पहले लिख रहा हूँ, मुझे बताना मैंने ठीक लिखा है या नहीं लिखा है। पहले मैं लिखता हूँ, आपको बताना है कि मैंने ठीक लिखा है या नहीं लिखा है। आई कैप, मे बी ए एक्स कैप, एरो कैप कर लेते हैं, एरो कैप, A5 कैप, AZ कैप, -5 10 3 1 2 -6। एक रो यहाँ लगा लेते हैं, एक रो यहाँ लगा लेते हैं, और बाहर 1/रो कर लेते हैं। ठीक है या नहीं, बोलो सही है ये सही नहीं है, दिस इज नॉट करेक्ट, समझो बात को, दोनों में अंतर समझो यार, दोनों में अंतर समझो। वो आपका डेल क्रॉस एफ होता है, दैट इज डेल क्रॉस एफ, जिसमें ऐसा आप करते हैं कार्टेशियन में। तो ये गलती आपसे हो सकती है मे बी, इस वजह से मैं आपको समझा रहा हूँ। डेल क्रॉस एफ में आपका होता है ए एक्स कैप, ए वाई कैप, ए जेड कैप, डेल बाई डेल एक्स, डेल बाई डेल वाई, डेल बाई डेल जेड। ओके, ए एक्स ए वाई ए जेड। यहाँ पे क्या करोगे, डेल क्रॉस एफ, एरो कैप, रो ए फाई कैप, ए जेड कैप, डेल बाई डेल रो, डेल बाई डेल जेड, एरो
रो ए फाइव ए जेड। आ रहा ना समझ में? तो जिससे भी ये गलती हो रही है ना, गलती सुधारो यार बहुत ही जल्दी। हाँ, ये सब मिस्टेक सब करने का अपने पास स्कोप नहीं है, है ना? चलो वैसे यहाँ पे भी आपको पता है कैसे लिखना होता है स्फेरिकल के केस में, तो मैं इसको भी आपको याद दिला देता हूँ थोड़ा। यहाँ पे ए आर रो ए थीटा, सॉरी आर ए थीटा, रो ए फाइव, और बाहर वन बाई रो आर। ठीक है, तो ऐसा करके हम लोग लिख लेते थे। चलो तो ये गड़बड़ मत करना। यहाँ पे सिंपल आपसे क्या पूछ रहा है, सिंपली आपसे जस्ट क्रॉस प्रोडक्ट पूछ रहा है। तो क्रॉस प्रोडक्ट वैसे ही कैलकुलेट होता है कार्टेशियन हो, सिलेंड्रिकल हो, स्फेरिकल हो, जो भी हो, सब में सेम तरीके से कैलकुलेट होता है। तो क्वेश्चन में पूछा क्या, मैग्नीट्यूड पूछा है। चलो बताओ निकाल के क्या आ रहा है मैग्नीट्यूड। व्हाट इज द मैग्नीट्यूड दैट यू आर गेटिंग? सो आई थिंक यू शुड गेट द मैग्नीट्यूड एज 74.06। ओके, जो भी यूनिट आएगी, क्योंकि ई क्रॉस एफ लिख रहे हो जनरली, तो ई क्रॉस एफ का मैग्नीट्यूड वी हैव कैलकुलेटेड। ओके, सेकंड पार्ट, लेट अस ट्राई टू अंडरस्टैंड व्हाट इज द सेकंड पार्ट। सेकंड पार्ट में देखो बोल क्या रहा है, इसमें बोल रहा है यू हैव टू कैलकुलेट द वेक्टर कंपोनेंट, ध्यान से समझना, you have to calculate the vector component of vector e at point 5 comma pi by 2 comma 3 parallel to the line x equal to 2 z equal to 3। पढ़ लो पहले क्वेश्चन आराम से, फिर मैं इसको समझाने की कोशिश करता हूँ कि व्हाट डज इट वांट टू बेसिकली कन्वे। चलो समझते हैं क्या बोलना चाहता है सेकेंड पार्ट। सो इन द सेकेंड पार्ट इट इज सेइंग दैट यू हैव टू कैलकुलेट द कॉम्पोनेंट ऑफ दिस वेक्टर ई। कॉम्पोनेंट कोई बताएगा कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं? -5 10 3, -5 10 3। अगर मुझे इस वेक्टर का कंपोनेंट कैलकुलेट करना है, कौन सी डायरेक्शन में कैलकुलेट करना है? कौन सी डायरेक्शन में कैलकुलेट करना है? हाँ वही डायरेक्शन ही तो पूछ रहा हूँ, डायरेक्शन बताओ ना। ठीक है, सब लोग समझ गए, बिल्कुल सही बोल रहे हो। प्रोजेक्शन जो बोल रहा है वो भी ठीक बोल रहा है, जो बोल रहा है डायरेक्शन की में यूनिट वेक्टर निकाल के डॉट प्रोडक्ट ले लेंगे, सारे लोग ठीक बोल रहे हैं, बिल्कुल सब लोग ठीक बोल रहे हैं। तो जस्ट मुझे ये बताओ ये डायरेक्शन कौन सी है? अ लाइन, सॉरी, द डायरेक्शन इज पैरेलल टू दिस लाइन। तो इस लाइन में एक्स कांस्टेंट है, जेड कांस्टेंट है, वेरी क्या कर रहे हैं? इस लाइन पे एक्स और जेड तो कांस्टेंट है, मतलब ये एक्स की वैल्यू, जेड, तो ये एक्स की वैल्यू कांस्टेंट है, जेड की वैल्यू कांस्टेंट है, मे बी दिस साइड। तो वेरी क्या कर रहा है? ऑब्वियसली वाई वेरी कर रहा होगा। सो कैन आई से दिस लाइन इज नथिंग बट अ लाइन पैरेलल टू वाई एक्सिस, है ना? यहाँ पे देखो ये Z2 हो गया, ये जो भी पॉइंट दिया था शायद 3 दिया था, वॉट एवर। तो अगर मैं इसका जनरल कोऑर्डिनेट लिखना चाहूँ किसी भी पॉइंट पे, तो जनरल कोऑर्डिनेट इसका हो जाएगा 2 कॉमा वाई कॉमा 3, है ना? एंड दिस लाइन इज पैरेलल टू व्हाट, वाई एक्सिस। तो वाई एक्सिस के अगर कोई पैरेलल लाइन है, अगर वाई एक्सिस में कोई पैरेलल लाइन है, तो मुझे बस इतना बता दो इसकी डायरेक्शन क्या होगी, व्हाट विल बी द डायरेक्शन ऑफ दिस पर्टिकुलर लाइन। So I think everyone can say that this particular line will become what, ay cap। तो अब हमको समझ में आ गया कि क्वेश्चन में कैलकुलेट करना क्या है। अब हमको ये समझ आ गया कि यार कुल मिला जुला के मुझे ये कैलकुलेट करके देना है उसको, ई डॉट ए वाई कैप। करेक्ट? इतना सबको समझ आ गया कि क्वेश्चन में पूछना क्या चाह रहा था। तो देखो पहले क्वेश्चन समझो, आंसर बाद में निकालेंगे, पहले समझो, और इसको बहुत क्विकली आपको रियलाइज भी होना चाहिए वो बोल क्या रहा है। कि वेक्टर एक है, उसका किसी इस पर्टिकुलर पॉइंट पे 5 कॉमा पाई बाई 2 कॉमा 3 पे हम कैलकुलेट करना चाहते हैं दिस पर्टिकुलर वेक्टर कंपोनेंट, है ना? तो कोई पॉइंट भी उसने मेंशन कर रखा है। ओके, ठीक है, चलिए। अब देखो बड़े बड़ा इंटरेस्टिंग इसके बाद का कैलकुलेशन रहेगा, आपको काफ़ी अच्छा समझ में आएगा। -5 एरो कैप +10 ए फाई कैप +3 ए जेड कैप। ओके, अब इसका डॉट प्रोडक्ट लेना ए वाई से।
तो कोई है आपके पास जरिया जिससे आप ये डॉट प्रोडक्ट कैलकुलेट कर पाए? अब देखो डॉट प्रोडक्ट इन टू डिफरेंट कोऑर्डिनेट सिस्टम की बात चल रही है यार। वाई है आपका कार्टेशियन का, और रो फाई जेड है आपका सिलेंड्रिकल का। तो कोई आपके पास ऐसा तरीका है, कोई है लॉजिक जिससे आप ये कैलकुलेट कर सकते हैं? तो आई थिंक द सेम लॉजिक जस्ट उसको हम लोग ट्रांसफॉर्म कर लेंगे वेक्टर के फॉर्म में, ठीक है? तो मैं वो डायरेक्ट लिखता हूँ। देखिए आप ये लोग आप ये लोग समझ पा रहे हैं या नहीं समझ पा रहे हैं? ठीक है, तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ ए एक्स कैप, यहाँ पे लिख देता हूँ ए वाई कैप, यहाँ पे लिख देता हूँ ए जेड कैप। करेक्ट, सही बात है, क्योंकि x इक्वल टू रो कॉस वाई इक्वल टू रो साइन फाई, जेड इक्वल टू जेड वॉट एवर। और यहाँ पे मैं लिख देता हूँ ए रो कैप, ए फाई कैप, ए जेड कैप, है ना? अब बताओ यहाँ पे कंपोनेंट बताते जाओ। अब देखो आपने अपसाइड डाउन लिखा है यार इसको। मैं अब अलग से वेक्टर ट्रांसफॉर्मेशन नहीं लिख रहा हूँ क्योंकि वो बहुत बार बता चुका हूँ पहले भी। तो अपसाइड डाउन मैंने लिखा है। ये कंपोनेंट कौन सा आएगा, कोई बताएगा? कॉस फाई, दिस साइन फाई, दिस जीरो, माइनस साइन फाई, कॉस फाई जीरो। तो जिसको ये सब नहीं पता है वो यार यूट्यूब वाले सेशंस जाके देखो, उसमें पूरे के पूरे शॉर्टकट्स मैंने आपको बताए थे कैसे आप डायरेक्टली इस चीज़ को रियलाइज कर सकते हैं। तो जो जिन लोगों ने सारी क्लासेस अटेंड की होगी, मुझे नहीं लग रहा कि उनको कोई दिक्कत हो रही होगी ये सब समझने में। जो शायद पहली बार आ रहे हो उनको शायद नहीं समझ आ रहा होगा। तो यार आपको ऑब्वियसली पहले बेसिक आना चाहिए, तभी आप प्रॉब्लम सॉल्विंग वाली वीडियोज में बैठ सकते हैं। ठीक है, ओके फाइन। चलो अब देखते हैं यहाँ पे। बताओ यहाँ से एरो डॉट ए वाई कितना हो जाएगा? ये रहा एरो, ये रहा ए वाई, तो यहाँ से आपको मिला -5 sin 5, मिला ना? दूसरा बताइए ए फाई डॉट ए वाई कितना हो जाएगा? ये रहा ए फाई डॉट ए वाई, तो ये हो गया 10 cos 5। और ये तो आपको पता ही है कि जीरो हो जाएगा। अब पॉइंट कौन सा मेंशन कर रखा था? एक पॉइंट भी तो उसने कोई दिया था क्वेश्चन में। तो पॉइंट यार क्या दिया था जरा देखते हैं। 2 5 π/2 3। तो क्वेश्चन में दे रखा है 5 π/2 3। मतलब हमें फाई की जगह पे बेसिकली क्या पुट करना है? π/2। फाई की जगह पे अगर π/2 पुट कर दोगे सो यू विल गेट व्हाट? -5, है ना? तो ये तो आपने कंपोनेंट कैलकुलेट किया। क्वेश्चन में देखो पूछ क्या रहा है। क्वेश्चन में पूछ रहा है वेक्टर कंपोनेंट, तो वेक्टर लगा देते हैं उसी डायरेक्शन में। तो जो वेक्टर कंपोनेंट पूछ रहा है, ये तो हमने सिर्फ कंपोनेंट लगा ला। अगर वेक्टर कंपोनेंट क्वेश्चन में पूछ रहा है तो आई थिंक द फाइनल आंसर शुड बी -5। ये तो आ गया कंपोनेंट और उसकी डायरेक्शन लगा देते हैं। आ गया ना? सो होपफुली ये सब लोग समझ पा रहे हैं। कर लोगे ऐसे क्वेश्चन सब? तो देखो ऐसे ही क्वेश्चन आएंगे यार, है ना? -ay डायरेक्शन नहीं लेते यार। जब भी बोला जाता है हमेशा पॉजिटिव लेके चलते हैं डायरेक्शन, जब तक बोला ना जाए। ओके, देखो ए वाई कैप लिखो, रो लिखो, दोनों सेम ही चीज है इसमें। एरो कैप भी लिख दोगे ना तो भी आंसर सेम रहेगा, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, बात सेम ही है यार। वो एरो कैप और ए वाई कैप ना दोनों रेडियल डायरेक्शन ही रिप्रेजेंट करेंगे। क्योंकि अब आपने क्या बोलते हैं, फाई को π/2 पुट कर दिया ना, तो देखो ये हो गया ना y इज इक्वल टू रो साइन फाई। अब आपने पॉइंट क्योंकि पुट कर दिया ना, तो एट दैट पॉइंट y विल बी रो। हमेशा नहीं होगा। एट दिस पर्टिकुलर पॉइंट यू कैन से मे बी माई y इज इक्वल टू रो। चलो थर्ड पार्ट देखो, थर्ड पार्ट देखो और इसका आंसर बताओ। तो ये क्वेश्चंस आएंगे एग्जाम में, ऐसे क्वेश्चन जो शुरू में हम लोग कर रहे थे वो तो एक बार जस्ट क्विक रिवीजन के लिए कर रहे थे, क्योंकि रिवीजन वाली क्लास है इस वजह से। कितना बज गया यार, 4 बज गया क्या? 4 बजने वाला है। चलो इसके बाद एक क्वेश्चन और है, एक क्वेश्चन और है यार इसके बाद। तो वो क्वेश्चन क्या करें, होमवर्क लोगे क्या? ये पहले सेकंड क्वेश्चन ना, हाँ। चलो होमवर्क ले लो, कल की क्लास में उसको डिस्कस कर लेंगे, है ना? पर अभी ये तो बताओ यार, ये कम से कम इसका आंसर बताइए। नेक्स्ट क्वेश्चन आप होमवर्क ले लीजिए और कल की क्लास में आते ही पहले उसको डिस्कस करेंगे और फिर वेक्टर कैलकुलस के क्वेश्चंस करेंगे। तब तक इसका बताओ, ये सी वाला बताइए। चलो चलो मैं इसमें आपको समझाता हूँ ये बोल क्या रहा है ना। पहले समझने की कोशिश करो यार, आंसर अभी नहीं चाहिए मुझे। ये होमवर्क ले लो आज की क्लास के लिए, इसको ट्राई करके लाना। काफी अच्छा क्वेश्चन है ये, दिस इज वेरी गुड क्वेश्चन।
इसको आते डिस्कस करेंगे। शंकर सर की शायद क्लास है, तो मैं इसको भी डिस्कस करके वाइंड अप करता हूँ। अच्छा, आप लोगों ने बताया नहीं ऐसा सेशन रखें रेगुलरली या ना रखें? पर यार फिर सबको आना पड़ेगा, है ना? ऐसा नहीं कि मैं सेशन रख रहा हूँ और कोई आ ही नहीं रहा है, तो कोई मतलब नहीं है सेशंस रखने का, है ना? तो सबको रेगुलर आना पड़ेगा। ओके, चलो देखते क्वेश्चन में क्या बोल रहा है। एंगल ई मेक्स विद द सरफेस जेड इक्वल टू 3 एट पी। ठीक, तो देखो सरफेस जेड इक्वल टू 3 का मतलब क्या है? मे बी आई कैन मेक दिस सरफेस जेड इक्वल टू 3। ये सरफेस आपका जेड इक्वल टू 3, समझना इस बात को। ये जेड इक्वल टू 3 सरफेस दे रखा है। ये शायद आपका कोऑर्डिनेट सिस्टम ऐसा कुछ रहा होगा, एक्स वाई जेड, एक्स वाई जेड, है ना? तो ये सरफेस विजुअलाइज करना काफी आसान है। जिनको यार क्लास के लिए लेट हो रहा है शंकर सर की, वो लोग चले जाओ, वो लोग दोबारा देख लेना। जिनकी क्लास नहीं है शंकर सर की, वो लोग कम से कम इस क्वेश्चन तक बैठो, कम से कम इस क्वेश्चन को समझ लो, ठीक है? तो देखो ये अपना एक सरफेस आ गया जेड इक्वल टू 3। अब आगे पढ़ते क्वेश्चन में क्या बोल रहा है। आगे क्वेश्चन में बोल रहा है यू हैव टू कैलकुलेट द एंगल विच वेक्टर ई मेक्स विद द सरफेस जेड इक्वल टू 3 एट एनी पॉइंट पी। तो मैं कोई पॉइंट पी मान लेता हूँ जनरल, वही जो अपना क्वेश्चन में दिया है, कि शायद ये पॉइंट मेरा पी यहाँ पे है ना, और वेक्टर ई कहीं पे भी जा रहा हो व्हाट्सो एवर, ऐसा कुछ है अपना वेक्टर ई। ये पी के कोऑर्डिनेट यार कोई बता दो मुझे, क्या दे रखा है क्वेश्चन में? पी के कोऑर्डिनेट कितने दे रखे हैं? 5 कॉमा पाई बाई 2 कॉमा 3, 3। ठीक, ठीक है, तो जो भी दे रखा है, तो मुझे बताओ ये क्वेश्चन में पूछना चाह रहा है कि ये सरफेस से कितना एंगल बना रहा है। तो ये एक वेक्टर हो गया सरफेस की डायरेक्शन में, तो ये पूछना चाहता है कि ये इससे एंगल बना कितना रहा है, दिस एंगल। ओके, ये एंगल थीटा ये जानना चाहता है। तो कैसे कैलकुलेट करेंगे, कोई बताएगा? देखो अगर z इक्वल टू 3 सरफेस है, तो जो ये वेक्टर ई एंगल बनाएगा, ये z इक्वल टू 3 वाले प्लेन से ही बनाएगा। और ये बात तो पक्की बात है कि जो z इक्वल टू 3 वाला सरफेस है, उसके जो परपेंडिकुलर वेक्टर होगा, वो कौन सा वेक्टर होगा? दिख भी रहा है यहाँ से आपको, इसके जो परपेंडिकुलर वेक्टर है, ये तो पक्की बात है कि ए जेड कैप होगा, है ना? तो अगर मैं कुछ ऐसा कर पाऊं, अगर मैं कुछ ऐसा कर पाऊं, ये वाला एंगल अगर कैलकुलेट कर लूं यार, दिस एंगल, अगर मैं कहीं से ये वाला एंगल कैलकुलेट कर लूं, थीटा 1, तो क्या मैं ये लिख सकता हूँ कि थीटा 1 प्लस थीटा विल बिकम 90 डिग्री? बोलो, है ना? मेरा पर्पस क्या है, आई वॉन्ट टू कैलकुलेट दिस थीटा। तो यार मैं ये थीटा कैलकुलेट करना चाहता हूँ। थीटा 1 शायद अपने लिए कैलकुलेट करना ज़्यादा आसान होगा, क्योंकि इस पॉइंट पे दो वेक्टर्स टेल टू टेल ज्वाइन है, वेक्टर ई की भी पूरी जानकारी है और वेक्टर ए जेड कैप के बारे में भी पूरी इंफॉर्मेशन अपने पास प्रेजेंट है। समझ आ रही बात सबको ना? तो ये जानना चाहता था कि ये प्लेन कितना एंगल बना रहा है, तो हम प्लेन से एंगल ना निकाल के उसके परपेंडिकुलर से एंगल निकाल लेते हैं। मे बी उसी से अगर हम लोग इसको सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो सेम एंगल हमको मिल जाना चाहिए। तो अभी मैं डॉट प्रोडक्ट कैलकुलेट करता हूँ इन दोनों का। तो डॉट प्रोडक्ट कितना हो जाएगा, वेक्टर ई डॉट ए जेड। वेक्टर ई आपका क्वेश्चन में दे रखा होगा, इसका मैग्नीट्यूड ले लेंगे, ए जेड कैप का मैग्नीट्यूड ले लेंगे, और उनके बीच में जो भी एंगल होगा उसका कोसाइन। तो वेक्टर ई डॉट ए जेड अगर आप कैलकुलेट करोगे तो कितना आ रहा है, 3 आ जाएगा ना? यस 3। और मैग्नीट्यूड कितना आ रहा है, मैग्नीट्यूड भी बताइए। यार एक तो वेक्टर देखना पड़ रहा है बार बार, देखो मैं यहीं से देख लेता हूँ। तो वेक्टर ई का मैग्नीट्यूड आ जाएगा अंडर रूट 134 कॉस थीटा। थीटा निकालो यहाँ से, कॉस इनवर्स 3 अपॉन अंडर रूट 134, ये कितना आ रहा है, कोई बताएगा? इट इज रफली कमिंग आउट टू बी, हाँ, रफली 74.9 डिग्री। So it is roughly coming out to be 74.9 degree. So what is your theta? लगभग 15.1 डिग्री के आसपास, लगभग 15.1 डिग्री के आसपास।
आगे समझ में? ओके, चलिए। तो आई थिंक यहाँ तक सबको समझ आ गई होंगी सारी चीजें। ओके, इफ आस्क्ड, हाँ मतलब परपेंडिकुलर से विजुअलाइज करना थोड़ा सा बेटर रहेगा, ठीक है। अदरवाइज आगे चल के वेक्टर कैलकुलस में ना ग्रेडियंट से भी कैलकुलेट कर लेंगे यार, कोई दिक्कत नहीं है ना। आगे चल के सेम क्वेश्चन ग्रेडियंट से भी कर लेंगे, वहां से भी सेम आंसर आ जाएगा। ओके,